वैश्विक मंच से मोदी का पावर प्ले, चीन परेशान, जिनपिंग हैरान, 8 मुल्क 7 समंदर, रेल से यूरोप पार। जी हां, ये कोई सपना नहीं बल्कि वो सच है जिसे साकार करने का प्लान G20 के मंच से बनाया गया है। ये वो विजन है जिसे हकीकत में बदलने के लिए जो बाइडेन, सऊदी अरब, UAE, यूरोपियन यूनियन और नरेंद्र मोदी एक साथ आ रहे हैं। इन देशों का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। मजबूत कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। भारत ने अपनी विकास यात्रा में इस विषय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सोशल, डिजिटल तथा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में अभूतपूर्व पैमाने पर निवेश हो रहा है। इससे हम एक विकसित भारत की मजबूत नींव रख रहे हैं। भारत से यूरोप तक ट्रेन की रफ्तार, लेकिन ये होगा कैसे? भारत से सबसे करीब देश की दूरी 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। प्लेन से यूरोप पहुंचने में 8 घंटे से ज्यादा का वक्त लगता है। इतनी लंबी दूरी, उसमें बीच में समंदर, यानी समंदर को भी पार करना होगा। मानना है कि कनेक्टिविटी विभिन्न देशों के बीच आपसी व्यापार ही नहीं, आपसी विश्वास भी बढ़ाने का स्रोत है। कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स को प्रमोट करते हुए कुछ मूलभूत सिद्धांतों का सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म्स, रूल्स तथा लॉज का पालन, सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान, डेट बर्डन की जगह फाइनेंशियल वायबिलिटी को बढ़ावा देना और पर्यावरण के सभी मापदंडों का पालन करना। G20 के मंच पर पहले दिन कई अहम मुद्दों पर मंथन हुआ। इस दौरान कनेक्टिविटी कॉरिडोर भी लॉन्च हुआ। अमेरिका, भारत, सऊदी अरब, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय संघ के नेताओं ने इस कनेक्टिविटी कॉरिडोर, आर्थिक गलियारे की स्थापना समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कॉरिडोर किस तरह से चीन का खेल बिगाड़ने जा रहा है, इस हस्ताक्षर ने किस तरह जिनपिंग की कुर्सी को हिला दिया है, ये आपको बताएं। इससे पहले कनेक्टिविटी के प्रारूप को समझिए। इस समझौते के मुताबिक भारत के पश्चिमी छोर यानी मुंबई या गुजरात के पोर्ट को सऊदी अरब से जोड़ा जाएगा। यहां से एक ट्रेन कॉरिडोर तैयार किया जाएगा जो सऊदी अरब, UAE के रास्ते जॉर्डन तक जाएगा। जॉर्डन से समंदर के रास्ते तुर्की तक कॉरिडोर होगा। तुर्की से यूरोप तक रेल लाइन तैयार होगी। उसके बाद शिप के रास्ते अमेरिका इससे जुड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर ये खाका, समंदर और रेल लाइनों के रास्ते दुनिया के एक बड़े हिस्से को जोड़ेगा। दिल्ली में हो रही G20 बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस कॉरिडोर पर मोहर लग गई है। दुनिया की 8 मुल्क मिलकर इस प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे। सबसे खास बात यह है कि इस कॉरिडोर को तैयार करने में भारत की बड़ी भूमिका होगी। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। G20 का जो मिशन है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये कॉरिडोर उसका हिस्सा है। यही वजह है कि अमेरिका इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ये प्रोजेक्ट आने वाली पीढ़ियों की तरक्की के लिए है। Today I'm proud to announce that we've finalized a historic agreement for a new India, Middle East, Europe economic corridor.
as a key part of this corridor. We're going to invest in ships and rail that extends from India all the way to Europe, connected by the UAE, Saudi Arabia, Jordan, and Israel. Bridging ports across 2 continents, unlocking endless opportunities, including making it far easier to trade. भारत यूरोप मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डील को चीन को जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जवाब माना जा रहा है। इसे चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना के विकल्प के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसने पाकिस्तान, केन्या, जाम्बिया, लाओस और मंगोलिया जैसे कई विकासशील देशों को भारी कर्ज में डाल दिया है। सीधे तौर पर कहा जाए तो इस डील ने चीन का खेल बिगाड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिल्कुल, तो G20 की बैठक का आज आखिरी दिन और आपने देखा कि किस तरीके से 2 दिनों तक ये बैठक यहां पर चली और सबसे बड़ी बात कि वन फ्यूचर को लेकर सुमित जो चर्चा होनी है, क्योंकि तमाम अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। अर्थ और फैमिली की बात हम कर चुके हैं, लेकिन वन फ्यूचर भविष्य को लेकर यहां पर सीधे तौर पर बहुत सारे मापदंड है जो तय किए जाएंगे। अब मैं वहीं से लेकर चलता हूं जहां क्राफ्ट बाजार की, क्योंकि आप सभी अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे। नहीं, मैं कोई पोल खोल नहीं करूंगा किसने क्या कुछ लिया है। कुछ छोड़कर आ गए सुमित कि अभी जाकर लेना है। आप लोग मुझे शॉपिंग कराएंगे तो ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो क्राफ्ट बाजार की हम बात कर रहे थे और देखिए G20 का मकसद क्या है, क्योंकि दुनिया ने बहुत जो आर्थिक मंदी देखी उस वक्त इसको प्लान किया गया और जो पिछड़े हुए देश हैं या फिर जो विकासशील देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं है। उन्होंने गुजरात को किस तरीके से शोकेस किया और उसी मॉडल को उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और हमें लगता है कि G20 से बेहतर जो प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता था। क्राफ्ट बाजार में हम सभी गए हैं और जैसा सृष्टि यहां पर कुछ देर पहले कह रही थी, बहुत छोटे छोटे लोग वो जो अपने अंदर इतना बड़ा हुनर रखते हैं, उन्हें इससे अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था और दुनिया में उसे पहचान मिले, दुनिया उन्हें जाने। अब यहां पर इतने बड़े बड़े डेलीगेट्स पहुंचे, इतने बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष पहुंचे हैं, उन तक अब वो सारी चीजें पहुंच रही हैं, यानी कि अब पूरी दुनिया में उन्हें एक नई पहचान मिल रही है। और यही मकसद भी है, क्योंकि इसका मकसद यह है कि उस आखिरी व्यक्ति तक, जब वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का हम जिक्र कर रहे हैं, उस आखिरी व्यक्ति तक उसकी बात पहुंचनी चाहिए, उसका हुनर पहुंचना चाहिए। और भारतीय संस्कृति से ज्यादा रिच, समृद्ध कोई संस्कृति नहीं है। और ये आखिरी इंसान तक पहुंचने वाली जो आपने बात कही है, ये खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते भी हैं सुमित, और हमेशा बिल्कुल हमेशा से उनका ये फोकस रहा भी है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं मृदुल का रुख करती हूं। बिल्कुल, और जैसा जब हम आर्थिक समृद्धि की बात करते हैं तो हमें लगता है कि आपको हर किसी के हुनर को कहीं ना कहीं उसे आर्थिक वृद्धि के तौर पर उसे जोड़ना होगा। और शायद G20 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पूरी तरीके से शोकेस करने में पूरे वर्ल्ड के सामने भारत के तौर पर जो है कामयाब रहे। और ये कहा बिल्कुल, ये कहा भी गया था, बिल्कुल आपने ठीक कहा श्वेता, कि समावेशी, निर्णायक हो, और ये खरा उतरता हुआ उस पर नजर भी आया। आपने क्राफ्ट बाजार की बात की। अब चूंकि थोड़ा लंच टाइम हो रहा है तो हम थोड़ा लंच बल्कि डिनर की तरफ चलते, क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी थोड़ी बात हो रही थी और सारा सभी व्यंजन बिल्कुल। और उसमें भी देखिए वसुधैव कुटुंबकम जो बार बार हम कह रहे हैं, उसकी झलक देखने को मिली, चाहे वो कश्मीर का कहवा हो, दार्जिलिंग की वो स्पेशल चाय हो, या फिर मिलेट्स जिसका बार बार जिक्र हो रहा था और काफी ज्यादा चर्चा भी की जा रही थी। लेकिन इन सब के इतर मृदुल, अभी जब तक थर्ड सेशन की तमाम जानकारियां आती है तब तक हम इन पर जरा चर्चा करते हैं कि किस वो हैंडशेक डिप्लोमेसी की बात करें, डिनर डिप्लोमेसी की बात करें, या फिर जब ये G20 खत्म हो जाएगा उसके बाद जब ये यहाँ चुनावी मोड में आ जाएंगे तब किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है। देखिए, इस पूरी G20 में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहला, प्रधानमंत्री की वो मेज पर लिखा हुआ भारत जैसे खत्म होगी उस पर चर्चा जरूर होने वाली है। आज हमने देखा रिपब्लिक ऑफ भारत लिखा हुआ है, प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर चर्चा होगी। ऋषि सुनक ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। आज जो स्वामीनारायण मंदिर गए हैं उसका भी इतिहास है और वो भी भारतीय संस्कृति को कैसे समेटे हुए है वो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा। जो स्वामीनारायण मंदिर है दरअसल वो है नीलकंठ वर्णी का, जिन्होंने 10 वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया था हिमानी, और वो अयोध्या से पैदल यात्रा करते हुए आगे की तरफ बढ़े थे। और कहां गए थे? वो चारों धाम गए थे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, और उन्होंने हेमकुंड तक की यात्रा की थी। तो उन्होंने भारत को आगे बढ़ते हुए बताया था कि ये भारत है और वही
भारत का दर्शन आज हम कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर सुमित ने कही और श्वेता ने भी जिस सूर्य मंदिर का जिक्र किया है वो भी अपने अंदर इतिहास समेटे हुए, लेकिन सनातन पर किस तरह से बयानबाजी की जा रही थी अब ये चर्चा का विषय रहने वाला है। लेकिन आज हाँ, डिनर डिप्लोमेसी का जो आपने जिक्र किया है वो तस्वीर बहुत बड़े कैनवस पर प्रधानमंत्री ने इसलिए बड़ी कर दी है कि वहां पर सब कुछ भूल गए। वैश्विक स्तर पर भारत के नेता हैं, पार्टियों को भूलकर भारत नजर आ रहा है वहां पर। सलोनी के पास कुछ खबर आ रही है। सलोनी। बिल्कुल मृदुल, इस पर हम चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दें। आर्थिक कॉरिडोर पर देखिए अमेरिका का बड़ा बयान आया है, जिस तरह से बीआरटी उसको चैलेंज देते हुए एक कॉरिडोर के निर्माण पर फैसला लिया गया है इस G20 समिट के दौरान। उस पर डिप्टी एनएसए जो है, प्रिंसिपल डिप्टी एनएसए जॉन फिनन ने बयान दिया है, भारत मध्य एशिया यूरोप कॉरिडोर ऐतिहासिक है, इस आर्थिक कॉरिडोर से व्यापार बढ़ेगा। हम जो कॉरिडोर बना रहे हैं मृदुल, हम लोग इसको अगर चर्चा में शामिल करें तो हम किसी की जमीन छीनने, विस्तार करने, इसके लिए नहीं कॉरिडोर बना रहे हैं, हम बढ़ावा देने के लिए बढ़ा रहे हैं। और ये बयान में भी जो डिप्टी एनएसए उनके बयान में भी सुमित सामने आया। लेकिन एक बात मैं कहूंगी, मेरे ख्याल से सभी लोग इस पर अग्री करेंगे, विकसित देश जो हैं वो अपनी लड़ाई में लगे हुए हैं, सुपर पावर बनना है, एक दूसरे को पीछे ढकेलना है, और हम विकासशील होकर भी बाकियों को भी साथ लेकर आगे बढ़ना है, लीडर बन गए, यही मैं कह रही हूं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये बात बिल्कुल सटीक है कि जब पूरे जो विश्व के अब जो विकसित देश हैं वो अपनी लड़ाइयों की, अपनी ईगो पावर्स में कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, और उस वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन देशों में जिनके अंदर वो लड़ाई लड़ते रह गए, जिनके अंदर कैपेसिटी है, और मुझे लगता है कि G20 का उद्देश्य यही है कि जिनके अंदर कैपेसिटी है, भारत उसका सीधा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और उन्हें भी हम साथ लेकर चलते हैं और साथ लेकर चल रहे हैं। इसीलिए तो भरोसा बढ़ रहा है हम पर सबका। जो बाली की तस्वीर सामने आई थी पिछले साल, उसमें ये कहा गया था यूरोपियन संघ की ओर से कि हम भी G20 का हिस्सा होना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री ने वो भरोसा है उसको सफल बनाया है कि भाई अगर आप हम पे विश्वास करते हैं तो हम उस विश्वास के साथ आपको भी मजबूत करेंगे और आप सबको साथ लेकर चलेंगे। और इसके पहले श्वेता कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जो अभी आप लोगों ने क्राफ्ट बाजार की बात की थी। प्रधानमंत्री इसके पहले भी जब भी अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत अलग अलग मौकों पर पहुंचे हैं श्वेता, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने भारत की कला को, संस्कृति को वैसे ही आगे बढ़ाया है जैसे इस बार G20 में सबको एक संदेश दिया। बिल्कुल, और इससे जुड़ी एक रिपोर्ट भी देखते हैं। नई दिल्ली में जारी G20 समिट के पहले दिन ही साझा घोषणा पत्र पर सहमति बन गई। कल दूसरे सेशन की शुरुआत में पीएम मोदी ने बतौर अध्यक्ष सभी सदस्य देशों की सहमति से नई दिल्ली डिक्लेरेशन पारित कर दिया। डिक्लेरेशन पास होने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि सभी देशों ने नई दिल्ली घोषणा पत्र को मंजूर किया है। लीडर्स ने माना है कि G20 राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, लिहाजा अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों को डिस्कस किया गया। हालांकि इस घोषणा पत्र में यूक्रेन जंग का 4 बार जिक्र किया गया है। While noting that the G20 is not the platform to resolve geopolitical and security issues, the leaders recognized that they can have significant consequences for the global economy. In particular, they dwelt on the ongoing war in Ukraine and the impact it has had, especially on developing and least developing nations. भारत के साझा घोषणा पत्र पर सभी देशों की सहमति काफी खास है, क्योंकि नवंबर 2022 में इंडोनेशिया समिट के घोषणा पत्र में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सदस्य देशों की सहमति नहीं बन पाई थी। तब रूस और चीन ने अपने आप को युद्ध के बारे में की गई टिप्पणियों से अलग कर लिया था। घोषणा पत्र के साथ ही इन देशों की लिखित असहमति भी शामिल की गई थी, लेकिन भारत में ऐसे हालात नहीं बने। भारत ने अपने कुशल नेतृत्व की बदौलत सभी की सहमति हासिल कर ली। G20 समिट के घोषणा पत्र की बात करें तो ये 37 पेज का घोषणा पत्र है। इसमें कुल 83 पैराग्राफ हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमें चुनौतीपूर्ण समय में अध्यक्षता मिली है, इसे ही नई दिल्ली डिक्लेरेशन कहा गया है। G20 शिखर सम्मेलन के 3 सेशन हैं, जिसमें वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का नाम शामिल है। वन अर्थ और वन फैमिली सेशन कल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, जबकि वन फ्यूचर सेशन को आज पूरा किया जाएगा।
विदेशी मेहमानों को कल रात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से डिनर का आमंत्रण दिया गया, जहां डिनर के टेबल पर डिप्लोमेसी को सार्थक रूप दिया गया। G20 समिट के जरिए भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो किसी से कम नहीं। आज भारत दुनिया के साथ न सिर्फ कंधा से कंधा मिलाकर चल सकता है, बल्कि उनका नेतृत्व भी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार एक बड़ी चर्चा हम कर रहे हैं और ये बड़ी टीम लगातार 2 दिनों से मौजूद है। हम लगातार आपको एक अलग तस्वीरें भी दिखाते रहे। एक बात बहुत दिलचस्प है, जो बात हम लोग सृष्टि यहाँ पर कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर देखिए, एक घर में कई बार लोग अपने एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पाते हैं, फिर दुनिया के इतने देशों को एक प्लेटफॉर्म पर आप ले आ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत की तरफ पूरी दुनिया उम्मीदों की नज़रों से देखती है। जो भारत कहता है उस पर विश्वास जताती है और उस पर सहमति भी जताती है। ये कल हमने देख लिया। लेकिन अब भारत ने G20 को लेकर के एक नया आयाम भी स्थापित कर दिया है कि G20 पे अपने देश की विरासत, संस्कृति, सभ्यता को मीटिंग के साथ साथ जोड़कर आगे बढ़िए। बिल्कुल, और इसी को कहते हैं एक पंथ दो काज, जो हमने यहाँ पर किया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे आपने परिवार की बात की कि कभी कभी एक परिवार में सहमति नहीं बनती है, तो परिवार का मुखिया अगर राह दिखाने वाला हो तो वो राह दिखा लेता है किसी भी कीमत पर। सबको अनबन होती है, मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सोच अलग अलग होती है, लेकिन अंत में जाकर सब एक हो जाते हैं। उसी को परिवार कहते हैं। और इस बार जो मुखिया की भूमिका में थे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत की अध्यक्षता यानी कि G20 अध्यक्षता यहां पर कर रहा था, G20 की भारत। और सीधे तौर पर वो हमने देखा सलोनी, वो तस्वीर कि अब संस्कृति और विरासत की, जैसे श्वेता ने बात की कि हमने उसको भी यहां पर बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा, बराबरी में हमने रखा है कि ये हम हैं और ये हम हमेशा रहेंगे और इसको बढ़ाते रहेंगे। और ये हम हैं और ये दुनिया देखे और समझे, और इतना पसंद किया है दुनिया ने। देखा हमने डेलीगेट्स, आप लोग क्राफ्ट्स बाजार का क्योंकि जिक्र कर रहे थे, कितने डेलीगेट्स आए और उन्होंने एक एक चीज़ वहाँ पर उकेरी जा रही थी। कलाकृतियाँ, अलग अलग तरह की हस्तकरघा की जो चीज़ें, हस्तशिल्प की जो चीज़ें, उनको बहुत उन्होंने अपलोड किया और खरीदा भी। तो और सबसे बड़ी बात है, इम्प्रेस बहुत यूपीआई पेमेंट से बहुत मैंने देखा कि इम्प्रेस होते लोग नजर आए। डिजिटलाइज करने का जो पूरा मिशन है भारत का, उसकी भी एक झलक यहाँ देखने को मिली। और मैंने देखा जितने भी डेलीगेट्स आ रहे थे वो पहले यूपीआई ऐप डाउनलोड कर रहे थे सुमित, और उसका पेमेंट करके इतने खुश हो रहे थे कि कितना अच्छा सिस्टम है। इसे कहीं ना कहीं वो भी अब चाहेंगे कि उनके यहाँ भी हो। देखिए, इसका रीजन है कि अभी तक पूरे विश्व में ये कहीं नहीं हुआ है कि इतना हाईली पॉपुलेशन डेंसिटी वाला देश और उसके अंदर इतनी लाखों करोड़ों जो है अरबों की संख्या में अब तो जो है हमारी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और उसमें किसी भी तरीके का जो है प्रॉब्लम नहीं होती है। और वो आखिर इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे कर रहा है। और आपको याद होगा कि जब यूपीआई का जिक्र या डिजिटल करेंसी का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था तो खुद हमारे देश के अंदर ही इसके खिलाफ आवाजें उठी थी। लोगों ने मजाक बनाया था कि आखिर ये कैसे होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में बैठा व्यक्ति कैसे जो है वो डिजिटल पेमेंट कर पाएगा, उसे कैसे उसकी जानकारी होगी। जब और बिल्कुल वो सबसे ज्यादा जो है लोगों को फायदा पहुंचा रही है। नहीं, लेकिन मुझे तो कोरोना के अंदर सबसे ज्यादा फायदा इसी बात का भी हुआ। बिल्कुल, और इसी बीच कुछ तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं। आज जो राजघाट पर हमने देखा, राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे हुए थे। 5 तस्वीरें दिखाते हैं। 5 तस्वीरें बहुत अहम है ये, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष जब पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत किया खादी से, और खादी को प्रेरित किया गया है। क्राफ्ट बाजार का जिक्र हो रहा है, आई लव खादी, वो हमने देखा है वहां पर है। लेकिन जब राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे तो इस बात की भी चर्चा उनसे प्रधानमंत्री ने की कि महात्मा गांधी ने किस तरह से इस देश में शांति का संदेश दिया है, अहिंसा के पाठ को पढ़ाया है, और साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि हमारा भारत भी शांति के साथ ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और यहाँ पर भी जब राजघाट पर सभी लोग पहुंचे तो आप इसमें एक और बात देख सकते हैं वैश्विक मंच पर कि शांति का तो संदेश दिया ही दिया है। इसके साथ ही साथ अब चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर डिजिटलाइजेशन का जिक्र किया जा रहा है और इस G20 समिट में डिजिटलाइजेशन पर बहुत फोकस किया गया। डिजिटल अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना है वो हमने देखा। श्वेता, आप उस सेशन में गए थे अंदर, लेकिन वहाँ पर बहुत अहम चीज़ें, भारत ने 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण उठाई हैं। सबसे पहला जनधन, दूसरा आधार और तीसरा मोबाइल जैम के जरिए आगे बढ़ाए। और जो सुमित आप जिक्र कर रहे थे वो आंकड़ा लगभग 89% का हो गया है यूपीआई पेमेंट का। और अगर आप चाइना की बात करेंगे जो पड़ोसी मुल्क है, जो 17 के आसपास हैं, और कई इकोनॉमिस्ट इस बात का जिक्र कर चुके हैं। तो फ्रांस के साथ हमारे करार, और अब देखना होगा फ्रांस के राष्ट्रपति जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो क्या इस पर बात होती है। और ये दरअसल इसके जरिए वो डिजिटल ताकत जो हमारी है, जैम का जिस तरह से आपने जिक्र किया, वो दिखाने की कोशिश थी। लेकिन एक बार मैं वापस लौटूंगी उस मुद्दे पर,
उस पॉइंट पर जो श्वेता यहाँ पर कह रही थी कि एक घर में भी मतभेद जो है, मनभेद, कुछ भी कह लीजिए आप उसको, जो देखने को मिलते हैं कि मतलब कई बार हम नहीं अग्री करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल करते हुए, रशिया का नाम तक नहीं था उसमें, लेकिन उसमें देखिए कि पूरा उसमें जिक्र किस तरह से कर दिया गया रूस यूक्रेन युद्ध की अगर बात करें। साथ ही साथ देखिए यहाँ पर ज़ेलेंस्की ये प्लेटफॉर्म देने की बात कही गई थी, यूएस की ओर से ये कहा गया था, ये अलग बात है कि नहीं आया या जो भी रहा वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद उसका ध्यान रखा गया, रशिया का भी ध्यान रखा गया, मतलब सभी को ध्यान में रखते हुए एक क्लियर कट मैसेज उस 37 पेज का जो घोषणा पत्र है अनामिका, उसमें दरअसल दिया गया। तो यही है कि सबको साथ लेकर भी चल रहे हैं, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो इश्यूज हैं उसको भी बता दे रहे हैं कि भैया वो सर्वोपरि है, इससे इधर नहीं, इससे उधर नहीं। और इसमें हिमानी जैसा आपने बताया, इसमें 83 पैराग्राफ भी थे। इन 83 पैराग्राफ में अलग अलग चीज़ें जिसका लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, समावेशी विकास, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और सबसे अच्छी बात है जो अभी हमने डिजिटल इंडिया की बात की वो भी शामिल है। यानी कि हम सभी ने, हमारे देश ने, हम लोगों ने ये बता दिया है कि हमने एक माइलस्टोन सेट कर दिया है G20 में कि भाई हम एक साथ कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई है, बायोफ्यूल, बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है और सब उस पर सहमत भी हो गए हैं, सब एक साथ आगे भी बढ़ेंगे। एक बहुत बड़ी टीम लगातार भारत मंडपम से हर तस्वीर और मेहमान नवाजी में भी हमारा कोई सानी नहीं है। बहुत सारी बातें अभी हमें सारी बातें करनी है और लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, स्टूडियो का रुख करते हैं, 2 मिनट में भारत की बड़ी खबरें देखते हैं।